हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर का पार्ट 5 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है वो देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। तो देखो, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जो जर्मनी की आर्मी थी ना, उसने पोलैंड पर अटैक किया था। और उसके बाद जो फ्रांस थी और ब्रिटेन थी, उसने जर्मनी पर अटैक कर दिया। फिर जर्मनी ने यूएसए से पर अटैक कर दिया। तो ये ऐसे अटैक का सिलसिला चलता था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी हार गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है। बट अभी तक हमने चैप्टर में ये नहीं पढ़ा है कि हिटलर ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कब करा। मतलब हमें ये पता था कि हिटलर जो था वो अनडिज़ाइनेबल लोगों से हेट करता था, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि उसने कितने लोगों को मरवाया, कब मरवाया और कहाँ मरवाया। तो इस चीज़ के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब याद होगा आपको, जो जर्मनी की आर्मी थी उसने सबसे पहले पोलैंड पर अटैक किया था। पोलैंड पर अटैक करने के बाद उसने जो पोल्स लोग रहते थे ना, उन पर अटैक किया। जो पोल्स लोग रहते थे ना, उनको बोला अपने घर वगैरह छोड़ दो और आप जनरल गवर्नमेंट में जाकर रहना शुरू कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है, पुअर रेस के लोग हैं, वो रहेंगे, ठीक है। और उनके बाद धीरे धीरे जो पॉलिश इंटेलिजेंसिया के लोग थे ना, मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट पॉलिश लोग, उनको भी मरवा दिया। जो लोग जर्मन आर्यंस की तरह दिखते थे ना, मतलब लगता था कि हाँ ये बच्चा जर्मन आर्यंस हो सकता है, इसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, ब्लू आइज़ है, उनको क्या किया जाता था, एक रेस एक्सपर्ट के पास भेजा जाता था और बोला जाता था कि उनसे कि चेक करो कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है या नहीं। अगर ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस निकला तो ना इसे किसी जर्मन फैमिली को दे दिया जाता था कि आप इसको पालो, ये एक नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, ये एक पुअर रेस का है, ओके। और अगर वो मतलब रेस एक्सपर्ट ये बोल देता था कि ये नॉर्डिक जर्मन आर्यन नहीं है, तो फिर उनके साथ क्या होता था, तो उसको ऑर्फेंगेस यानी अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता था और वहाँ पर कुछ टाइम बाद उसे ख़त्म मार दिया जाता था, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे गेस्ट हाउस और गेस्ट टेम्पो भी इस्टेब्लिश कर दिए गए थे जनरल गवर्नमेंट के पास। जनरल गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर सारे के सारे हमारे पॉलिश लोग रहते थे, ठीक है। और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ज्यूज़ को भी मरवाया जाता था, ठीक है। अब हम थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जो हिटलर था वो ये चाहता था कि रेशियल ऑटोपिया बनाना। अब ये ऑटोपिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जो इमेजिनेशन में होती है। मेरी कहने का मतलब है, जो हिटलर था वो ये चाहता था कि एक हमारा ऐसे स्टेट बने जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन आर्यंस हो, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में था, तो वो चाहता था कि ऐसा सच में हो। तो उसने क्या किया, अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोड्यूस्ड टू रिलीज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। तो उसने सोचा कि ये वॉर तो चल ही रहा है, तो वॉर का थोड़ा हम फ़ायदा उठाकर क्या करते हैं कि अपनी एक रेशियल आइडियल सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। मतलब वॉर तो चल ही रही थी और साथ में हम जेनोसाइड भी करवा देंगे। जितने भी लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को छोड़कर उन सब को मरवा देंगे। और उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप, मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्सेड टू जर्मनी। इसका मतलब है जिस भी एरिया पर पोलैंड पर कब्ज़ा किया था ना जर्मनी ने, उसको तहस नहस कर दिया। क्या किया था, उसके साथ जितना भी नॉर्थन वेस्टर्न का एरिया था पोलैंड का, जिस पे कब्ज़ा कर लिया था जर्मनी ने, उसको बोला गया कि आप खाली कर दो। पोल्स लोगों को बोला गया कि आप खाली कर दो, वहाँ पर जर्मन लोग रहेंगे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, पुअर रेस के लोग हैं, वो रहेंगे। आप अपना घर खाली कर दो और प्रॉपर्टी भी यहीं पर छोड़ दो। किसके लिए? जर्मन्स के लिए, ओके। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पोल्स वर हर्ड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर।
उनको बोला गया कि जाओ कि जनरल गवर्नमेंट पे जाकर बैठो, वहाँ पर सारे के सारे अनडिज़ायरेबल लोग हैं और आप भी अनडिज़ायरेबल लोगों हो। पॉलिश लोगों को वो अनडिज़ायरेबल मानते थे और उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जाकर रहो, ठीक है। और ये जो हमारी जनरल गवर्नमेंट है जिसमें पॉलिश लोग को रखा जाता था, उसी के पास ही एक गैस चैम्बर भी लगाया गया जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर ज्यूस को मारा जाता था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हिटलर ने बच्चों के साथ क्या किया, मतलब बच्चों के मन में हेट पैदा करने के लिए क्या किया, उनके मन में ज्यूस के खिलाफ, अनडिज़ायरेबल लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए क्या किया, उसने क्या किया उसके बारे में हम देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको ये, ठीक है। सो हिटलर फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। जो हिटलर था उसको लगता था कि हम स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी बना सकते हैं जब हम जितने भी बच्चे हैं उन्हें हम नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बताएं, और इसी के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाजी जर्मनी ने क्या स्टेप उठाए युद्ध को लेकर, ठीक है। युद्ध को नाजी आइडियोलॉजी सिखाने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए। सबसे पहला उन्होंने स्टेप उठाया कि उन्होंने क्लीनिजिंग करी, क्लींस्ड किया और प्यूरिफाइड किया स्कूल्स को। कैसे? उसने जितने भी ज्यूस टीचर्स और अनडिज़ाइनेबल टीचर थे उनको डिसमिस्ड कर दिया स्कूल से, और जितने भी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनको पढ़ाने के लिए बोल दिया, ओके। उसके बाद हिटलर ने क्या किया, हैंडिकैप्टेड गैप्शियस चिल्ड्रन वर सेग्रीगेटेड, बच्चों को अलग अलग बैठने के लिए कहा गया। जो अनडिज़ाइनेबल लोग थे उनको एक तरफ बैठने के लिए कहा गया और जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उनको एक तरफ बैठने के लिए कहा गया। साथ ही में उनको बोला गया कि आप साथ में नहीं बैठ सकते। अब हुआ क्या, जिन बच्चों को स्कूल से निकाला गया, पहले तो अनडिज़ाइनेबल लोगों को बोला गया कि आप अलग अलग बैठो। अनडिज़ाइनेबल कौन थे? ज्यूस होते थे, हैंडिकैप्ड, गैप्शीज, उन सबको बोला गया कि आप अलग बैठो। जर्मनी की जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं उनसे अलग बैठो, और कुछ टाइम बाद उनको बिल्कुल स्कूल से निकाल दिया गया। चलो फुटो यहाँ से। फिर क्या हुआ, 1940s के टाइम ने स्कूल से उनको निकाल दिया गया, फिर उनको गैस चैम्बर में ले जाया गया। किस लिए? मारने के लिए। समझ रहे हो आपको? अब आप खुद सोचो अगर आपके स्कूल में ऐसा होता तो कितनी बुरी बात होती है ना। सो बट ऐसा नाजी जर्मनी कर रहा था। स्कूल्स में सारे के सारे टीचर्स को हटा दिया, जो भी ज्यूस अनडिज़ाइनेबल टीचर थे, और साथ में जो स्कूल था उसमें बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग अलग बैठने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। और बाद में जो अनडिज़ाइनेबल लोग थे उनको गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई आइडिया ऑफ रेस। मतलब क्या किया गया, स्कूल्स की बुक को दोबारा से रीराइट किया गया, दोबारा से लिखा गया। उनमें एक रेशियल साइंस का सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पर वो आइडिया ऑफ रेस बताते थे। याद है जो हिटलर था वो चार्ल्स डार्विन के आइडियाज़ को मतलब थोड़ा ज़्यादा मानता रहा था, और उसने ये बोला था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वही सबसे सही हैं, बाकी सबको मार देना चाहिए। तो यही चीज़ उसने रेशियल साइंस में भी पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को, ठीक है। और ये बोला कि 14 किसी को मारना सही है क्योंकि वो वैसे भी मर जाएंगे। तो इतनी बुरी चीज़ करी, और बच्चों के दिमाग में आप ऐसी चीज़ डाल दोगे और वो बड़े हो जाएंगे, फिर वो भी वैसा ही सोचेंगे। तो ऐसा ही किया नाजी जर्मनी ने, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि बच्चों को क्या सिखाया, लॉयल बनना, सबमिसिव बनना, ज्यूस को हेट करना, हिटलर को वर्कशिप करना, वायलेंस करना, और साथ ही में ये बोलना कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, यानी कंडेमन करना डेमोक्रेसी को। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हिटलर क्या था, वो तो एक डिक्टेटर था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी आए। तो बच्चों को ये सारी की सारी चीज़ें बचपन में सिखाई जाती थी, क्योंकि जब वो बड़े होंगे और उनके दिमाग में और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा। साथ ही में यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटेड जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। अब ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मतलब एक ऐसा ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे
जहाँ पर बच्चों को टीचिंग दी जाती है, क्योंकि जो था वो ये मानता था कि हिटलर के अंदर और स्कूल के बाहर दोनों जगह बच्चों को टीचिंग देनी पड़ेगी नाज़ी जर्मनी की आइडियोलॉजी के बारे में। तो स्कूल के अंदर तो उसने अलग अलग कर दिया, बाकी बच्चों को हटा दिया, बुक को रीरिटन करा। उसके साथ उसने स्कूल के बाहर जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था ना, वहाँ पर भी बच्चों को क्या क्या सिखाया, स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, यानी देशभक्ति की भावना, जर्मनी के लोगों के लिए भावना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, कोई 10 साल का हो जाता है तो उसको जैंग वॉक क्या होता है, ये भी एक नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था जो कि साल में कम बच्चों के लिए था। ये क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है, 101% आता है 1 मार्क्स में, तो पक्का आ सकता है कि जैंग वॉक क्या होता है। तो ये एक नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें कि 14 साल से कम बच्चों को लिया जाता था, 10 से 14 साल के बच्चे। और उसके बाद क्या होता था, आफ्टर अ पीरियड ऑफ rigorous आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे join the labor service, then they have to service in the armed forces and enter one of the Nazi organization। मतलब जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती थी, उनको आइडियोलॉजी पढ़ा दी जाती थी, यूज़ थे, उनको हेट करना सिखा दिया जाता था और साथ में फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उसके बाद क्या था कि लेबर सर्विस पे भेज दिया जाता था, उनको बोला जाता था कि काम करो, थोड़ा सा सर्विस वगैरह, फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी करो, मतलब लेबर सर्विस में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। और उनको लेबर सर्विस से निकालने के बाद लेबर सर्विस यानी किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। समझ रहे हो ना, जब वो बच्चा छोटा होता था उसको स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म सिखाया जाता था, जब बच्चा 10 साल का हो जाता था जब उसको जैंग वॉक में भेज दिया जाता था, उसके बाद उसको लेबर सर्विस यानी काम करने के लिए भेज दिया जाता था। छोटे ही होते थे बच्चे, 16 साल 15 साल के, तो उनको क्या किया जाता था, एक लेबर सर्विस में भेज दिया जाता था, फैक्ट्री वगैरह में कुछ टाइम काम करने के लिए, और जो निकाल जाता था वो 18 साल के हो जाता था। और वो तो उन बच्चों को बोला जाता था कि या तो आप आर्म फोर्स ज्वाइन करो, आर्मी में जाओ, या इसमें से कोई नाज़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, कि या तो आप आर्म फोर्स को ज्वाइन करो, आर्मी में जाओ, या फिर आप नाज़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। ये 2 चॉइस दी जाती थी बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, जो हिटलर था उसने एक यूथ लीग ऑफ नाजीज़ बनाई थी 1922 में, उसका नाम चेंज करके हिटलर यूथ कर दिया, और जितने भी बाकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उसको सिस्टमैटिकली डिसॉल्व कर और फाइनली बैन कर दिया। ठीक है, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा, बाकी सबको उसने बैन कर दिया। ठीक है, तो ये सारा उसने बच्चों के लिए किया, बच्चों के मन में नाज़ी आइडियोलॉजी डालने के लिए किया। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब उसने मदर के साथ क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये सुनो, आपकी चिल्ड्रन इन नाज़ी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिशली डिफरेंट फ्रॉम मैन। हमारी सोसाइटी इंडिया के अंदर क्या बोला जाता है, मैन एंड वुमेन सब इक्वल हैं, बट जर्मनी के अंदर जो नाज़ी जर्मनी थी वो क्या सिखा रही थी बच्चों को, ये सिखा रही थी कि जो मैन है वुमेन है वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, मैन और वुमेन को इक्वल राइट दिए ना तो वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा बोला जाता था नाज़ी जर्मनी में। ओके, सो जो लड़के होते थे उनको एग्रेसिव, मैस्कुलिन, स्टिल हार्डर बनाया जाता था, और ये बोला जाता था कि आपको ऐसा ही बनना है। और जो गर्ल्स थी, अब मैं गर्ल्स के साथ साथ वुमेन्स पे भी आऊँगी। ठीक है, गर्ल्स, अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नाज़ी जर्मनी के अंदर गर्ल्स का, वुमेन का क्या रूल था, क्या करती थी वो, और कैसे उनके साथ बुरा हो रहा था। ठीक है, सो गर्ल्स वर टॉक टू बिकम गुड मदर्स एंड रेयर वर ब्लडेड अगेन चिल्ड्रन। मतलब उनको बोला जाता था कि जो गर्ल्स थी उनको बोला जाता था कि आपको एक अच्छी मदर बनना है, और जो प्योर ब्लडेड जर्मन आर्यन, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, उनको पालना है, उनको बड़ा करना है। ठीक है, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूस, लुक आफ्टर home and teach their children Nazi ideology।
गर्ल्स को ये बोला जाता था कि आपको क्या करना है, प्योरिटी ऑफ रेस बनानी है, किसी भी ज्यूज़ के साथ कांटेक्ट नहीं रखना, किसी भी अनडिज़ाइनेबल लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं रखना, अपने घर को संभालना है और अपने बच्चों को नाज़ी आइडियोलॉजी सिखानी है। ओके, सो 1933 के अंदर हिटलर ने एक बात बोली कि इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़न, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। एक तरफ तो 1933 में हिटलर ने ये बोला कि मेरी स्टेट में यानी जर्मनी के अंदर जो मदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़न है, पर वो हर मदर को इक्वली नहीं मानता था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखो, वुमेन हु ब्रोन रेशियली undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded। मतलब जो लेडी, जो वुमेन एक अनडिजाइनेबल बच्चा पैदा करती थी, ज्यूस को, गैप्शीज को या हैंडीकैप्ड वगैरह बच्चों को पैदा करती थी, उसको पनिश किया जाता था। और जो लेडी एक रेशियल डिज़ायरेबल बच्चे को पैदा करती थी, उनको अवार्ड दिया जाता था। रेशियल डिज़ायरेबल कौन थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। यानी अगर कोई लेडी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को पैदा करती थी तो उसको अवार्ड दिए जाते थे। कैसे अवार्ड दिए जाते थे, अगर कोई लेडी 4 नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बच्चों को पैदा करती थी तो उनको एक ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, और 6 बच्चों को या 6 से ज़्यादा 8 से कम को सिल्वर क्रॉस दिया जाता था। और कोई अगर लेडी 8 या 8 से ज़्यादा नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को पैदा करती थी तो उनको एक गोल्ड क्रॉस दिया जाता था। एक होता है ना, क्रिश्चियन का क्रॉस होता है, वो दिया जाता था, ठीक है। आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम दी prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। मतलब बोला जाता था ना कि आपको ज्यूस वगैरह से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर कोई लेडी ये नहीं करती थी तो उनको फिज़िकली कंडेम्ड किया जाता था, मतलब हैश किया जाता था, और साथ ही में पनिश भी किया जाता था, ठीक है। तो देखो कितना बुरा कर रहा था वो। पहली बात तो ये कि वो उनको बराबर नहीं मानता था। दूसरी बात ये कि अगर वो अनडिज़ाइनेबल बच्चों को पैदा करती थी तो उनको पनिश किया जाता था, डिज़ायरेबल को अवार्ड दिया जाता था। अवार्ड भी क्या, ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था, है ना, सिल्वर क्रॉस, गोल्ड क्रॉस। ये भी ध्यान रखना, कभी कभार इसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा यानी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब देखो, अगर आप न्यूज़ में ये बोलोगे कि ज्यूज़ को मार दो, गैप्शीज़ को मार दो, अनडिजाइनेबल लोगों को मार दो, तो इससे लोगों से गलत इफ़ेक्ट जाएगा। अब जो नाज़ी पार्टी के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से लैंग्वेज का यूज़ किया, प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा सिंपली लोगों के सामने रखा ताकि लोगों को बुरा ना लगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो, द नाज़ी रिजिम यूज़ लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर ऑफन टू ग्रेट इफ़ेक्ट। मतलब उसने क्या किया, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जिससे लोग अच्छा मानते थे। नाज़ी कुछ गलत करती थी और उसकी लैंग्वेज में चेंज करती थी तो उसको अच्छा मानते थे। अब देखो, द टर्म दे coined to describe various practice are not only dispositive, they are chilling। नाज़ी पार्टी ने ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो कि बहुत गलत था, ठीक है। जैसे कि अब ये नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या था, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द नाज़ी प्रोपेगेंडा या द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो आपको पहले तो ये 2 लाइन लिखनी है, उसके बाद मैं आपको और पॉइंट्स बता रही हूँ, वो चीज़ लिखनी है, ओके। सो पहला पॉइंट, नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या करता था, मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर ज्यूज, यूथनेशिया फॉर डिसेबल्ड, सेलेक्शंस एंड डिसनिफिकेशन। समझ रहे हो इसका मतलब ये है, जब बहुत बड़े लेवल पर लोगों को मारने के लिए बोला जाता था ना कि जी गैस चैम्बर में बहुत सारे लोगों को मरवा दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं बोला जाता था कि मास किलिंग हो रही है, ऐसा बोला जाता था कि फाइनल सॉल्यूशन या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सोच लो ये कितना गलत वर्ड है। आपको लग रहा होगा स्पेशल ट्रीटमेंट यानी उनको क्या है, हॉस्पिटल में डाला जा रहा है, बट असल में उनको मारा जा रहा था जान से। तो ऐसे वर्ड का यूज़ किया जा रहा था, समझ रहे हो ना मेरी बात। और साथ ही में इथ्नोशिया वर्ड यूज़ किया जाता था जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे ना, उनको मारने के लिए।
उतनेशिया मतलब ये बोला जाता था कि जो उतनेशिया जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको जान से मार दिया जा रहा है, पर उतनेशिया मतलब एक चिलिंग वर्ड लगता था कि कुछ नहीं किया जा रहा है, उनको बस ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा था और साथ ही में सेलेक्शंस ऑफ डिफेक्शंस ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता था। मतलब कभी भी मास किलिंग वर्ड का यूज़ नहीं किया जा रहा था यहाँ कि अपनी नाज़ी प्रोपेगेंडा ऐसी है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, ठीक है। और साथ ही में इवैक्यूएशन मैन डिपोजिटिंग पीपल टू गैस चैम्बर। इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को एक जगह से सुरक्षित निकालना, बट जो नाज़ी पार्टी थी वो क्या करती थी, लोगों को गैस चैम्बर में ले जाने के लिए इवैक्यूएशन का यूज़ करती थी। मतलब इवैक्यूएशन वर्ड का यूज़ करती थी, कहती थी कि हम इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को, हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं, बट असल में वो लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित नहीं कर रहे थे, वो उनको इवैक्यूएट करके गैस चैम्बर में ले जा रहे थे लोगों को मारने के लिए, ठीक है। साथ ही में मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर रिज्म एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। जो मीडिया थी वो भी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी हमने हिटलर का सपोर्ट करना है, वो हिटलर के लिए ही बोलती थी और उनके सपोर्ट में ही सब कुछ बोलती थी। और जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था ना, उसको क्या करती थी, मिलाती थी, ठीक है, जस्टिफाई करती थी हिटलर के आइडिया को कि सही बात है, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं और जो ज्यूस होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उनको मार देना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें वो दिखाती थी। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो वो दिखा नहीं सकती थी क्योंकि लोगों पे गलत इफेक्ट जाता, ठीक है। और साथ ही में क्या होता था, नाजी आइडिया स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैचेस, स्लोगन्स एंड लेफलेट्स। अब ये लेफलेट्स क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक लेफलेट्स है, मतलब एक तरह से ये एक लेटर होता था। तो ये देखो नाजी लेफलेट्स, तो ये एक लेटर की तरह होता था जहाँ पर लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता था, हिटलर के बारे में बताया जाता था कि सपोर्ट करो लोगों को और ज्यूज़ को हेट करो, ठीक है। और साथ ही में स्लोगन भी था, ये देख रहे हो स्लोगन और पोस्टर वगैरह, ये इन्फ्लुएंस किया जाता था लोगों को कि आप हेट करो ज्यूज़ को और नाज़ी को सपोर्ट करो, ये बोला जाता था, ठीक है। और साथ ही में प्रोपेगेंडा फिल्म व मेड टू क्रिएटेड hated for Jews. The most infamous film was The Eternal Jew. ज्यूज़ को हेट करने के लिए बहुत सारी फिल्म्स वगैरह बनाई गई, जिसमें से एक फेमस फिल्म थी जिसका नाम था इटर्नल ज्यूज़। मतलब ज्यूज़ को बहुत बुरा बताया दिखाया गया इस फिल्म में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी पर्सन को गलत पोर्ट्रेट करोगे तो उसके खिलाफ हेट बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप मेरे को बार बार बोलोगे कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो मेरे दिमाग में भी ये आ जाएगा कि ये बंदा बुरा है। और वैसे ही हिटलर की पार्टी कर रही थी, ठीक है। एक फ़िल्म बनाई जिसमें ज्यूज़ को बहुत बुरा दिखाया, अब सारे के सारे ज्यूज़ को बुरा समझते थे और बाकी सोसाइटी के लोग, और साथ ही में जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वर स्टेट्रोकॉपेटेड एंड मार्क्ड। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ थे ना, उनको सेट्रोकॉपिटेड किया गया और उनको मार्क किया गया। इसका क्या मतलब है, बोला गया अपने बच्चों से कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ से दूर रहो, ये गलत लोग हैं, इन्होंने क्राइसिस किया है, लोगों को मारा था, ऐसे ऐसे बोला जाता था। मार्क्ड कैसे किया जाता था, इनके घरों को मार्क किया जाता था कि इनसे दूर रहो। तो ये सारी की सारी थी नाजी आइडियोलॉजी, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा यूज़ करती थी नाजी पार्टी। ओके, अब नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब आपको कभी कभी दिमाग में आता है कि यार क्या सारे के सारे लोग ऐसे थे, सारे के सारे चाहते थे क्या कि ज्यूज़ को मार दिया जाए, सारे के सारे छोटे चाहते थे कि अनडिज़र्नेबल लोगों को मार दिया जाए? तो इसका जवाब है हाँ, मैक्सिमम लोग ऐसा चाहते थे, ठीक है। देखो, मैनी शो द वर्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, दे फेल्ट हर्टेड एंड एंगर surged inside them when they saw someone who looked like a Jew। मतलब बहुत सारे लोगों ने अब क्या किया था, नाजी आइडियोलॉजी से पूरी दुनिया को देखना स्टार्ट कर दिया था। अब वो ये समझते थे, क्योंकि नाजी पार्टी थी, उन्होंने लोगों को इतना भड़का दिया था
अपनी बातें इतनी डाल दी थी तो उनको भी लगता था कि हाँ भाई सही है, ज्यूस को भी मार देना चाहिए, ये समझने लग गए थे वो। उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था जब भी वो किसी ऐसे पर्सन को देखते थे जो ज्यूस की तरह लगता था। लोगों की बिल्कुल ही मेंटालिटी चेंज कर दी थी हिटलर की पार्टी ने। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग ही ऐसे थे। कुछ लोग थे अच्छे भी थे जो सोचते थे कि नाज़ी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने नाज़ी की पार्टी के ख़िलाफ़, नाज़िज़म के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया, जबकि जो पुलिस थी वो उनको मार सकती थी। बट उन्होंने उसका डर नहीं रखा और उन्होंने बार बार विरोध किया नाज़िज़म और नाज़ी आइडियोलॉजी को। ठीक है। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव onlookers and apathetic witness. They were too scared to act, to defer, to protest. They preferred to look away. इसका मतलब क्या है? बहुत सारे जर्मन कुछ लोग जो हेट करते थे, कुछ लोग जो थे वो नाज़िज़म को अपोज करते थे, पर ज़्यादातर लोग पता है क्या करते थे? वो सिर्फ आँख बंद करके जो हो रहा है वो होने दें। उन्हें डर लगता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें मार दिया जाएगा, समझ रहे हो? वो कहीं और देखना शुरू कर देते थे। मतलब जब भी ज्यूस के बारे में बात आती थी, उनको बचाना चाहिए, मारना चाहिए, वो इनसे दूर रहते थे। ठीक है। वो ये नहीं बोलते थे कि नहीं जी इनको नहीं मारना चाहिए, बल्कि वो इग्नोर कर देते थे, समझ रहे हो? किसी भी बुरी चीज़ के ख़िलाफ़ बोलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो? बट ऐसा नहीं हो रहा था जर्मनी के अंदर। इसी के बारे में एक पर्सन ने एक पोएट्री लिखी थी जिनका नाम था पोस्टर नैनी मोलकर। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने एक बात बताई थी। पोस्टर नैनी मोलकर, रेसिस्टेंस फाइटर, observed an absence of protest. He wrote movingly about this silence. वो भी एक फाइटर ही थे। मतलब वो नाज़ी के अपोज जा रहे थे, नाज़ी को अपोज कर रहे थे कि बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने इस साइलेंस को पोयम में दिखाया। आपको ये पोयम दिख रही होगी, ये थी वो पोयम। आप ये पढ़ोगे ना तब आपको बहुत बुरा लगेगा। देखो क्या लाइन बोली गई है इसमें। फर्स्ट दे केम फॉर दी कम्युनिस्ट, मतलब पहले वो कम्युनिस्ट को लेने के लिए आए, किस लिए? मारने के लिए। ऑब्वियस सी बात है। आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। मतलब वो कम्युनिस्ट को लेने के लिए आए और मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, तो मैंने कह दिया जाने दो, जो हो रहा है वो होने दो। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, उसके बाद वो सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, उनको मारने के लिए आए। वेल आई वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई डिड नथिंग। बट मैं क्या था? सोशल डेमोक्रेट नहीं था, तो मैंने कहा जाने दो, ले जाने दो, मारने दो, अपना क्या जाता है। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, और उसके बाद वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आए। बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, बट मैंने तो उनको भी इग्नोर किया, मैं तो ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं बोला। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूस, और उसके बाद वो ज्यूस के लिए आए। बट आई वॉज नॉट अ ज्यूस सो आई डिड लिटिल। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो ज्यूस के लिए आए थे और मैं ज्यूस भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन व्हेन दे केम फॉर मी, और उसके बाद जो मेरे को मारने के लिए आए, देयर वाज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, और कोई भी पर्सन मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ जब वो मेरे को मारने के लिए आए। क्यों? क्योंकि मैं भी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ था, ना कम्युनिस्ट के साथ, ना सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, ना ट्रेड यूनियनिस्ट के साथ, और ना ही ज्यूस के साथ। तो ये एक तरह से उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बता रहे थे कि कोई भी पर्सन ज्यूस, सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, इन सब के साथ खड़ा होना ही नहीं चाहता था, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, उनको सपोर्ट करना ही नहीं चाहता था, समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। ओके। अब इतना बुरा हो रहा था तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ज्यूस अपने बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर आप उसे बार बार बोलोगे कि तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, तेरे को कुछ नहीं आता है, तू ज़ीरो है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस ना गिरती चली जाएगी और उसे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगेगा कि हाँ यार मैं बेवकूफ़ हूँ,
मेरे में दिमाग नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकती। तो वैसे ही ज्यूस के साथ भी हो रहा था, ठीक है। वॉट ज्यूस फेल्ट इन नाजी जर्मनी, ठीक है। सो एक लेडी थी जिनका नाम था चार्लेट बैरेड। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स। ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो ज्यूस थे वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एक्चुअल में जो ज्यूस थे वो अपने आप को भी गलत समझने लग गए थे। ज्यूस डैमसेल्स बिगिन इन द नाजी स्टेरियोटाइप अबाउट देम, मतलब वो खुद को ये समझने लग गए थे कि हाँ यार हम बुरे हैं, पूरी दुनिया हमें बुरा समझती है और हमें भी लगता है कि हम बुरे हैं। बार बार जो नाजी आइडियोलॉजी थी वो हर जगह पोस्टर वगैरह लगा देती थी, फिल्म बना देती थी इटर्नल ज्यूस, जिसमें ज्यूस को बुरा दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो ज्यूस थे वो खुद भी अपने आप को बुरा समझने लग गए थे, ठीक है। द स्टेरियोटाइपिकल इमेजेस पब्लिश्ड इन द नाजी press haunted in Jews, hooked nose, black hair and eye Jew looks and body movement that troubled them even in dreams। मतलब बहुत सारी ऐसी इमेजेस दिखाई जा रही थी जो ज्यूस को डराती थी। क्यों डराती थी? क्योंकि उस इमेज में ना आगे से झुकी हुई थी, नोज़ होती थी लोगों की, ब्लैक हेयर होते थे, ब्लैक आई होती थी और उनके जो लुक्स हैं, उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो ज्यूस की तरह दिखती थी। तो इसी से ना ज्यूस के दिमाग में बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यार ये तो हम ही हैं, सिर्फ हमें ही मारा जाएगा। दे ट्रबल्ड दैम इवन इन ड्रीम्स, यानी उनको इतनी डरावने सपने आते थे कि सपने में भी उनको कोई मार रहा होता था। ऐसी चीज़ होती थी उनके साथ। ज्यूस डेड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, यानी गैस चैम्बर में ले जाने से पहले ही वो बहुत बार मर चुके होते थे। ये दिन ब दिन मारना ही तो था, डेली उनको बुरा दिखाया जा रहा था, वो खुद के बारे में ही बुरा समझने लग गए थे, सपने तक उनको बुरे बुरे आते थे। तो गैस चैम्बर में ले जाकर उनको बॉडी से निकालना, मतलब डायरेक्टली मारना, खून खराबा करना, ये बस एक रिचुअल रह गया था। मर तो वो बहुत पहले ही चुके थे, समझ रहे हो, मतलब एक जिंदा लाश बन के रह गए थे वो, ये हम कह सकते हैं। तो ये सारी की सारी सोच थी ज्यूस की अपने आप को बुरा समझने लग गए थे। और ये हमने कैसे पता चला कि ज्यूस अपने आप को बुरा समझने लग गए थे? ये एक चार्लेट बैरेट की बुक थी, उस बुक का नाम था थर्ड रिच ऑफ ड्रीम्स, ये ध्यान रखना, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि हॉलोकॉस्ट के बारे में। अब ये हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन आ सकती है इसकी भी, ठीक है। द मास किलिंग ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूस बाय द नाजी रेजिम इज नॉन एज द हॉलोकॉस्ट। ज्यूस वर टेकन टू गैस चैम्बर एंड वर किल्ड। बहुत बड़े लेवल पर ज्यूस को मारा जा रहा था, उसी को हॉलोकॉस्ट कहा जाने लगा। हॉलोकॉस्ट अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है प्रलय, ठीक है। ज्यूस को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और उनको मार दिया जाता था। तो हमें कैसे पता चला इस हॉलोकॉस्ट के बारे में, ठीक है। Information about Nazi practice and trickled out of Germany during last year of regime। लास्ट के कुछ सालों में जो जर्मनी में ये जो बात थी कि जो जर्मनी की नाजी पार्टी है वो ज्यूस के साथ बहुत बुरा कर रही है, ये धीरे धीरे ये बात दूसरे देशों में फैलती चली गई। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड। पर जब ये बात बहुत ज़्यादा फैली, तब जब जर्मनी था वो पूरी तरह से हार गया, उसके बाद पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। पता है जो ज्यूस थे उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा नहीं जीना चाहते, बस हम वॉर के ख़त्म होने के आधे घंटे तक जीना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को अपनी दास्तां बताना चाहते हैं। ये बात बुक में लिखी हुई है, ठीक है। वर्ल्ड केम टू नो अबाउट हॉरर सफर्ड बाय ज्यूस एंड अदर अनडिजायरेबल्स। हिटलर जो था वो हार गया था, जर्मनी की जो पार्टी थी वो हार गई थी। नाजी जर्मनी जब हार गया था, पूरी दुनिया को पता चला कि जो नाजी पार्टी है वो कितना बुरा कर रही थी ज्यूस के साथ और अनडिजायरेबल लोगों के साथ, कितना बुरा हो रहा था। ज्यूस वांटेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर दैट एट्रोसिटीज़ एंड सफरिंग्स दे हैड एंड्यूरेड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन। मतलब जो ज्यूस थे वो दुनिया को बताना चाहते थे कि पूरी दुनिया याद रखे जो हमारे साथ हुआ था, ठीक है। जो नाजी किलिंग ऑपरेशन में हम
हमको मरवाया गया था। ज्यूज कलेक्टेड प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स रूट डिस्ट्रीब्यूटेड कैप नोटबुक्स एंड क्रिएटेड अचीव्स, मतलब जो ज्यूज थे उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए गैस चैम्बर ले जाने से पहले। डायरीज़ वगैरह उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, साथ ही में उन्होंने नोटबुक भी लिखना स्टार्ट किया और बहुत सारी चीज़ें थी जो अचीव्स वगैरह क्रिएट किए गए थी। बट व्हेन दिस स्कीम लॉस्ट, यानी जब नाज़ी हमारे हारने लग गई थी, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी फंक्शनरीज़ थे, जितने भी ऑफिसेस थे जहाँ पर ज्यूज़ को मारने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे गए थे, उनको उन्होंने पेट्रोल डालकर डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब जितने भी एविडेंस थे वो सारी की सारी नाज़ी लीडरशिप ने तबाह कर दी, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर ये बात पूरी दुनिया में फैली ना तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो इसलिए उन्होंने जितने भी एविडेंस थे वो ख़त्म कर दिए, उन्होंने सारे एविडेंस ख़त्म तो कर दिए। बट आज भी जो हॉलोकॉस्ट की मेमोरी है वो आज भी लोगों के दिमाग में बसी हुई है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड फिक्शन वगैरह, डॉक्यूमेंट्रीज़, पोइट्री, मेमोरेबल्स, बहुत सारे म्यूज़ियम खोले गए अलग अलग वर्ल्ड पार्ट में, ताकि जो हुआ, जो हिटलर ने किया, जो नाज़ी पार्टी ने किया, वो याद रखा जा सके। दीज आर द ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेड इट, an unbracing reminder to those who collaborated and warning to those who watched is silence। ये एक ट्रिब्यूट है, ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने रेसिस्ट किया और जिन्होंने साथ दिया था हिटलर का, उनके लिए हैं। इनब्रेजिंग रिमाइंडर है ये, और साथ ही में एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने शांति से देखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, देखो इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में रहते हो। यहाँ पर कोई भी पर्सन एक पर्सन के साथ अगर बुरा होता हुए देखते हैं ना, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसको जानता है या नहीं जानता है, वो बीच में ज़रूर बोलता है। बट ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के साथ बुरा हो तो ज़रूर बोलो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।